नमस्कार, स्वागत है आपका डीबी लाइव ब्रेकिंग में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र और मेरे साथ हैं अमलेंदु उपाध्याय। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर दोहराया है कि भारत और पाकिस्तान को उन्होंने कैसे ट्रेड का डर दिखाकर युद्ध रुकवाया, ऑपरेशन सिंदूर कैसे रुका, एक बार फिर उन्होंने ये बात कही है। और अब ये माना जा रहा है, आरोप फिर लग रहे हैं कि उसी डील की वजह से मुंह पर सील लगी हुई है और यानी कुछ भी बोल पाने में असमर्थ हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और बार बार डोनाल्ड ट्रंप अगर दोहरा रहे हैं फिर भी उसका जवाब क्यों नहीं दिया जा रहा है, तो बुरी तरीके से घिरे नजर आ रहे हैं। और उधर ट्रंप एक के बाद एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ बयान देते चले आ रहे हैं। इस बार उन्होंने क्या कहा है, जो कुछ उन्होंने कहा है उसको हम लोग सुनेंगे, लेकिन उसको लेकर अखिलेश यादव ने एक ट्वीट किया है और क्या कुछ लिखा है उसको हम लोग देखते हैं। उन्होंने सीधे लिखा है कि डील की वजह से मुंह पर सील लग गई है, यानी खामोशी छा गई है, कुछ भी बोल पाने में असमर्थ है क्योंकि डील की है। और डील क्यों की गई है इसके लिए बताया जा रहा है कि कैसे देश के हितों को एक तरीके से गिरवी रख दिया गया है। अखिलेश यादव लिख रहे हैं कि क्या डील ने मुंह पर सील लगा दी है। ये तो या तो बात साफ की जाए कि क्या हुआ था या बाहरी हस्तक्षेप के दावों को खारिज किया जाए। भाजपाई राजनीति ने अब क्या संप्रभुता को भी गिरवी रख दिया है। देश के नागरिकों, किसानों, कारोबारियों और मजदूरों का हित तो भाजपा सरकार ने इस डील के माध्यम से पहले ही गिरवी रख दिया है। जब देश में न खेती होगी, न कारखाने मिलें चलेंगी, न छोटे बड़े उद्योग, तो आम जनता को काम रोजगार कहां मिलेगा, युवक युवतियों का भविष्य कैसे बनेगा। ये देश के सम्मान का मामला है, स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अब ये स्पष्टीकरण कहाँ मिल पाएगा, अपेक्षा तो बहुत की जा रही है, लगातार की जा रही है। और मुझे लगता है कि ट्रंप ने 75-76 बार अमलेंदु जी ये बात कह दी है, अब तक तो स्पष्टीकरण नहीं आया। संसद में चर्चा भी हो रही है लेकिन वहां भी डोनाल्ड ट्रंप का नाम नहीं लिया जा रहा है। पर सारी चीजें स्पष्ट होती जा रही हैं धीरे धीरे कि खामोशी क्यों छाई हुई है। हाँ बिल्कुल समीर जी, खामोशी क्यों छाई हुई है ये स्पष्ट होता चला जा रहा है। और 76वीं बार ट्रंप ने जो है बोला है। और ट्रंप ने क्या क्या बोला है समीर जी, कुछ पूछिए मत। ये कहा है कि मैं मोदी को जानता था, मैंने उनको फोन किया और कहा कि मैं 200% टैरिफ लगा दूंगा अगर तुम लड़ोगे। वो तुरंत जो थे वो दोनों देश जो थे वो घुटनों पे आ गए। इस तरीके की बातें जो है ट्रंप कह रहा है और हमारी तरफ से कोई जवाब नहीं दिया जा रहा है भारत की तरफ से। इसको लेकर बहुत सारे सवाल समीर जी उठ रहे हैं। जी बिल्कुल, और कांग्रेस पार्टी ने भी एक ट्वीट किया है, लेकिन सुनेंगे हम लोग कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा क्या है। अंग्रेजी में जो उन्होंने बात कही है कि कैसे 200% टैरिफ लगाने की धमकी दी थी और उस धमकी के आगे झुक गए और तुरंत युद्ध विराम पर सहमत हो गए। कांग्रेस पार्टी का पहले ट्वीट देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर जो डील की बात दोहराई है कि कैसे डील का धमकी दिखाकर, व्यापार की धमकी दिखाकर ये युद्ध उन्होंने रुकवाया। कांग्रेस पार्टी ने लिखा है कि मैंने भारत और पाकिस्तान के नेताओं से फोन पर कहा, अगर तुम लड़ोगे तो मैं 200% टैरिफ लगा दूंगा। जैसे ही पैसों की बात आई, दोनों देश के नेताओं ने कहा हम लड़ना नहीं चाहते, मोदी को जवाब देना चाहिए। आपने देश के सम्मान का सौदा क्यों किया, आखिर आप ट्रंप से डरते क्यों हैं। तो ये दो सवालों के जवाब कांग्रेस पार्टी मांग रही है, अखिलेश यादव मांग रहे हैं और ट्रंप बार बार अपनी यही बात दोहरा रहे हैं, लेकिन जवाब यहां भारत सरकार की ओर से नहीं दिया जा रहा है। एक बार सुन लेते हैं ट्रंप ने क्या कहा है। और इसको लेकर घिरी हुई है सरकार, पर जवाब इसका नहीं आ रहा है। लेकिन ये भी एक सवाल है अमलेंदु जी की बार बार, और हालांकि ये कल जो उन्होंने अपना एक पीस बोर्ड बना रखा है उसका पहला सम्मेलन कर रहे थे, उसमें उन्होंने ये सारी बातें कही हैं, लेकिन 75-76 बार वो बात इसी को दोहरा रहे हैं पिछले 4-5 महीनों के दौरान। तो ये दिखाई पड़ रहा है कि वो जानबूझकर इस बात को दोहरा रहे हैं, जानबूझकर इस बात को दोहरा रहे हैं। और समीर जी, मजे की बात यह है कि भारत ने उस बोर्ड में ऑब्जर्वर की तरीके से शामिल होना स्वीकार कर लिया है। अब भाई जब आपने स्वीकार कर लिया है तो फिर ट्रंप की इस बात का जवाब भी दीजिए। बिल्कुल, अगर भारत इसमें शामिल हो गया है तो इसका जवाब क्यों नहीं दिया जाता। ये भी साफ तौर पर आना चाहिए कि जवाब आखिर इसका क्यों नहीं आ रहा है। ट्रंप जब कह रहा है, 76वीं बार ट्रंप ने कह दिया कि भाई मैंने युद्ध रुकवाया और आप इसका जवाब देने को अगर तैयार नहीं है, तो साफ तौर पर समझाया जा सकता है कि ये समझिए बहुत बड़ा मामला है। और कहीं ना कहीं जो विपक्ष सवाल उठा रहा है कि इस डील के पीछे जो है कोई मामला है, इसीलिए मुंह पर सील लगी हुई है। जी बिल्कुल, इस डील के पीछे अब क्या है, एप्स्टीन फाइल्स का मामला है, अडानी के साथ के व्यापारिक हितों का मामला है, या फिर जो भी मामला हो, चूंकि ये जानकारी मांगी जा रही है लेकिन सरकार दे नहीं रही है और इसीलिए
किसी दूसरे फोरम पर तो जानकारी देती नहीं है, संसद में भी किसी तरीके से संसद की कार्यवाही न चलने पाए ताकि वहां ये सारी बातें ना होने पाए, ये सवाल उठने न पाए, इनके जवाब ना मिलने पाए, इसलिए संसद की कार्यवाही भी नहीं होने पाती है। लेकिन ट्रंप भी ऐसे है कि वो बार बार दोहरा रहे हैं अपनी उस बात को। एक बार फिर उन्होंने कहा है, सुन लेते हैं। और ये 76वीं बार है जब डोनाल्ड ट्रंप ने ये बात दोहराई है कि कैसे उन्होंने ट्रेड की धमकी दिखाकर भारत को ऑपरेशन सिंदूर को खत्म करने पर मजबूर कर दिया है। सुनते हैं ट्रंप को। I like this man of Pakistan because there was some fighting going on when I got to know him, and your field marshal, general, great general, great field marshal, a great guy. And I got to meet the Prime Minister. And he said in front of our Chief of Staff, Susie Wells, who's right here, he said, you know, nobody knows this, but I believe that President Trump saved 25 million lives when he stopped the war between us and India, right? You made that statement? I said 25 million lives, could have been much more actually. But it was really a beautiful thing. You said that in front of a group of people they walked out. They don't think about it, but you're talking about that kind of... तो ये बोर्ड ऑफ पीस का जो बनाया है उन्होंने इसराइल के लिए, और इसको माना जा रहा है कि यूनाइटेड नेशन के एक पैरेलल वो संस्था बनाना चाह रहे हैं, इसीलिए बहुत सारे देशों से समर्थन नहीं मिला है। बहरहाल वहाँ पर जो कुछ कहा ट्रंप ने, उसका जो हिंदी में है वो ये कि मैंने भारत और पाकिस्तान के नेताओं से फ़ोन पर कहा, अगर तुम लड़ोगे तो मैं 200% टैरिफ लगा दूंगा। जैसे ही पैसों की बात आई तो दोनों देशों के नेताओं ने कहा हम लड़ना नहीं चाहते हैं, दोनों देशों के नेताओं ने। वहीं तभी से ये बातें हो रही हैं कि आखिर पहली बार ये है जब भारत और पाकिस्तान दोनों को एक ही तराजू पर तौला जा रहा है। एक तरफ भारत है और दूसरी तरफ पाकिस्तान, और कोई तीसरा देश दोनों देशों के बीच में युद्ध रुकवाने की घोषणा कर रहा है। और ये घोषणा इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने ही ऑपरेशन सिंदूर रुकवाने की सबसे पहले घोषणा की, उसके 1.5-2 घंटे बाद भारत की ओर से उस घोषणा पर मुहर लगी है। बिल्कुल समीर जी, सबसे पहले ट्रंप ने घोषणा की, और ट्रंप से पहले जो थे उनके विदेश मंत्री, उन्होंने कहा कि बात हुई है, और उसके बाद ट्रंप ने घोषणा की और कहा कि सीज फायर हो गया है। दोनों देशों के नेताओं से हमारे विदेश मंत्री ने बातचीत की, सारे उन्होंने उसमें देखा, और उसके बाद फिर हमारे यहाँ से घोषणा की गई कि सीज फायर हो गया है। और कहा यह गया कि पाकिस्तान के डीजीएमओ ने हमारे डीजीएमओ को फ़ोन किया तो उस पर रोक दिया। सवाल ये है कि डीजीएमओ ने डीजीएमओ को फ़ोन किया तो डीजीएमओ स्तर पे ही ये रोकने की घोषणा क्यों हुई? युद्ध में जाने की घोषणा या ऑपरेशन की घोषणा डीजीएमओ नहीं करता है, सरकार करती है। तो इस सरकार के स्तर पर घोषणा थी, तो फिर इसको डीजीएमओ के स्तर पर क्यों कहा गया, इसको लेकर सवाल है। और यही कहा जा रहा है कि चूंकि ट्रंप ने ये इस तरीके का दबाव दिया है, तो क्या ट्रंप के कहने पर ऑपरेशन सिंदूर रोका गया? चूंकि हमारे सेना के अधिकारियों ने भी खुलकर कहा कि हमारा राजनीतिक नेतृत्व जो है उसने दबाव डाला, और इसलिए फिर हमको ये रोकना पड़ा। हाँ, क्योंकि हम तो बहुत आगे तक पहुंच गए थे, और जितने भी आतंकवादी ठिकाने पाकिस्तान के भीतर चल रहे हैं, पूरा का पूरा जो टारगेट था उन सारे ठिकानों को नष्ट करना था, लेकिन राजनीतिक नेतृत्व ने उसकी अनुमति नहीं दी। तो ये बात सेना के अधिकारी भी स्वीकार कर रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि आखिर ये फैसले अमेरिका क्यों ले रहा है, डोनाल्ड ट्रंप क्यों ले रहे हैं, भारत के इतने महत्वपूर्ण देश की सुरक्षा से संबंधित फैसले, और क्या है उसके पीछे कारण, क्या है, यही सवाल पूछा जा रहा है, जवाब मांगा जा रहा है, लेकिन जवाब मिल नहीं रहा है। संजय सिंह को सुनते हैं, आम आदमी पार्टी के सांसद क्या कह रहे हैं, कौन सा ऐसा दबाव है जिसकी वजह से मुंह नहीं खुल रहा है। जो अखिलेश यादव कह रहे हैं कि डील की वजह से मुंह पर सील लग गई है, तो क्या यही सारे कारण तो नहीं है? सुन लेते हैं एक बार, लेकिन कारण कुछ न कुछ तो है ही। अगर नहीं होता तो फिर देश की संप्रभुता से, देश की सुरक्षा से इतना बड़ा समझौता कोई कैसे कर लेता? संजय सिंह को सुनते हैं। जय हिंद साथियों, जब एप्स्टीन फाइल का मामला मैंने देश की संसद में उठाया तो भारतीय जनता पार्टी के सांसद बहुत उत्तेजित हो गए, नाराज हो गए, हल्ला मचाने लगे। और उसके बाद देश के प्रधानमंत्री आए, उन्होंने आम आदमी पार्टी पे हमला किया, अरविंद केजरीवाल जी पे हमला किया, मेरे बारे में तमाम टीका टिप्पणी की। आखिर इतना घबराए क्यों एप्स्टीन फाइल का नाम लेने से? क्या ऐसा कुछ है उस एप्स्टीन फाइल में जिसके कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इतने ज्यादा दबाव में है कि ट्रंप से उन्होंने एक ऐसी ट्रेड डील की जो भारत के करोड़ों लोगों के खिलाफ है?
क्या ऐसा है उस एप्स्टीन फाइल में जिसको प्रधानमंत्री छिपाना चाहते हैं? उनके मंत्री हरदीप पुरी जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि उन्होंने 3 से 4 बार मुलाकात की है एप्स्टीन से। लेकिन जो अब खुलासे सामने आए हैं उसमें निकल कर यह आ रहा है कि एप्स्टीन से 14 बार मुलाकात की है हरदीप पुरी जी ने, और उस वक्त भी मुलाकात की है जब वो किसी सरकारी पद पर नहीं थे, यानी भारत सरकार के किसी पद पर नहीं थे, उस दौरान उन्होंने मुलाकात की है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि डिजिटल इंडिया भारत में 8 महीने के बाद आता है, लेकिन डिजिटल इंडिया के बारे में जानकारी हरदीप पुरी के पास, जो ना कि मंत्री थे उस वक्त, ना ही किसी सरकारी पद पर थे, उनको पहले हो जाती है। सरकार 8 महीने बाद डिजिटल इंडिया लेकर आती है। यह कैसे हो गया? यह तो देश की संप्रभुता के साथ धोखा है, यह तो देश के साथ विश्वासघात है। सरकार की एक योजना जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 8 महीने बाद लेकर आने वाले थे, उसके बारे में हरदीप पुरी को पहले से जानकारी कैसे हो गई? और हरदीप पुरी ने उसके बारे में एप्स्टीन जैसे बाल यौन शोषण के अपराधी दरिंदे को उसकी जानकारी क्यों दे रहे थे? उससे क्यों डिस्कस कर रहे थे? क्या प्रधानमंत्री जी ने इस देश को धोखा नहीं दिया? हरदीप पुरी ने इस देश को धोखा नहीं दिया? क्या सरकार की कोई योजना, क्या सरकार की कोई स्कीम, क्या सरकार किसी योजना को अगर वो मंत्रिमंडल में पास करने वाली है या उस पर बजट लेके आने वाली है या कोई बिल है, तो इसकी जानकारी किसी विदेशी खूंखार दरिंदे को पहले दे देना, यह देश के साथ धोखा नहीं है? क्या इस पर प्रधानमंत्री को जवाब नहीं देना चाहिए? हरदीप पुरी जिन्होंने झूठ बोला 3 से 4 बार उनकी मुलाकात हुई और अब निकल के आ रहा 14 बार उनकी मुलाकात हुई, क्या उनका इस्तीफा नहीं होना चाहिए? और इससे भी बढ़ के बात, ये जो ट्रेड डील हुई है, किस दबाव में हुई है? अडानी पर भ्रष्टाचार का मामला चल रहा है, उसको सम्मन मिला है अमेरिका से, और हरदीप पुरी जी का नाम लगातार एप्स्टीन फाइल में, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में तो यहां तक कहा गया। तो ये आखिर हरदीप पुरी को ये तमाम जानकारी कैसे, और 14 बार वहां पर जा रहे हैं, ये दावा है संजय सिंह का। कई और नेताओं ने भी दावा किया है, एप्स्टीन फाइल्स में खुद ही ये दावा है, और 4 बार तो स्वीकार भी कर रहे हैं हरदीप पुरी। उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हो रहा है, और इतनी ज़रूरी जानकारी उनके पास कैसे है जबकि वो किसी से सरकार के किसी पद पर नहीं है? लेकिन हरदीप पुरी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं हो रहा है। यहाँ पूरी दुनिया में जिन भी लोगों का नाम एप्स्टीन फाइल्स में आया है, कितने भी बड़े पद पर रहे हों, उनके खिलाफ कैसे वहाँ की सरकार, वहाँ की जनता उनको किस तरीके से सबक सिखा रही है, लेकिन भारत में उस पर कोई चर्चा करने की कोशिश नहीं की जा रही है। सवाल पूछे जा रहे हैं तो उनका कोई जवाब नहीं मिल रहा है। लेकिन इसको लेकर अनुमा आचार्य हैं, कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता, उन्होंने भी एक ट्वीट किया है, और एप्स्टीन फाइल्स को भी एक बड़ी वजह बताया जा रहा है अमलेंदु जी इसके पीछे। हाँ बिल्कुल, एप्स्टीन फाइल को जो खामोशी है, एप्स्टीन फाइल को ही बड़ी वजह बताया जा रहा है। और राहुल गांधी ने संसद के अंदर भी कहा था कि प्रधानमंत्री जो है कंप्रोमाइज्ड है, उनको चोक कर दिया गया है। और वो भी हम सुनेंगे राहुल गांधी ने कि वो उसका जिक्र क्यों किया वहाँ, वो राहुल गांधी ने बताया भी है कि मैंने संसद में इसका जिक्र क्यों किया। लेकिन जो अनुमा आचार्य हैं वो भी इसी बात को लेकर कह रही है कि ये कह रहे हैं कि 2014 में हरदीप सिंह पुरी एप्स्टीन से 9 बार मिले। अब अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरदीप सिंह पुरी का इस्तीफा नहीं ले रहे हैं तो उन्हें डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ही बना दीजिए कि भाई आप उनको सजा नहीं दे रहे हैं तो कम से कम उनको प्रमोट कर दीजिए। बिल्कुल सही बात है, बना दीजिए। अच्छा काम कर रहे हो, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर होते भी रहे, आडवाणी जी खुद डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे। तो अब लेकिन इसके बाद संघर्ष छिड़ जाएगा मोटा भाई में, छोटा मोटा भाई में और हरदीप पुरी में, अगर ऐसे कर दिया जाएगा। लेकिन मुझे लगता है कि मामला कुछ ऐसे होंगे, शायद हरदीप पुरी को डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनाया भी जा सकता है, तो छोटा मोटा भाई देखते रह जाए क्या हुआ। उनके जन्मदिन पर बहुत ही बेहतरीन तरीके से शुभकामना दी थी प्रधानमंत्री ने, बहुत बेहतरीन तरीके से शुभकामना दी प्रधानमंत्री ने। और इतना जबरदस्त, मतलब एक तरीके से कहा जाए कि हरदीप सिंह पुरी के पीछे जो है वो एकदम संबल की तरीके से खड़े नजर आए। समीर, जैसे देहात में आपने देखा होगा कि कोई दीवार गिरने लगती है, तो दीवार जब झुकने लगती है और गिराव होती है तो बल्लियां लगा दी जाती हैं ताकि दीवार गिरे नहीं। तो प्रधानमंत्री मोदी जो है वो दीवार के पीछे बल्ली बनकर जो है हरदीप सिंह पुरी
खोल के खड़े हो गए कि ये दीवार गिरने ना पाए, चूंकि अगर ये दीवार गिरेगी तो बीजेपी का पूरा मकान भरभरा के गिर पड़ेगा। जी बिल्कुल, और बीजेपी का गिरे ना गिरे, लेकिन क्या प्रधानमंत्री भी किसी खौफ में है? हरदीप सिंह पुरी पर अगर कोई वो एक्शन नहीं ले रहे हैं, पूरी दुनिया में जिन लोगों के नाम आए हैं उनके खिलाफ क्या एक्शन लिया जा रहा है? यहाँ पर ब्रिटेन के जो प्रिंस हैं उनके भाई को किस तरीके से वहाँ पर सजा दी जा रही है? बिल क्लिंटन जो है वो अमेरिकी कांग्रेस की जो कमेटी है उसके सामने पेश होंगे, लेकिन यहाँ पर और नॉर्वे के पूर्व प्रधानमंत्री को वहाँ पर गिरफ्तार कर लिया गया है। तो पूरी दुनिया में इसके जिनका नाम आया है उनको लेकर वहाँ एक पूरा एक माहौल बना हुआ है उनके खिलाफ, लेकिन भारत में उन लोगों को इनाम दिया जा रहा है, उनको शुभकामनाएं दी जा रही हैं। लेकिन सवाल ये पूछा जाएगा और बीच बीच में डोनाल्ड ट्रंप फिर दोहरा भी देते हैं कि क्या कुछ हो रहा है। राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया है, एक वीडियो उन्होंने पोस्ट किया है, उसको भी देखते हैं और वो भी बता रहे हैं कि हम लोग संसद में भी अगर इन चीज़ों को पूछ रहे हैं तो कैसे जवाब नहीं है, लेकिन उस जवाब से भागने की कोशिश कैसे की जा रही है। और बाद में मीडिया चैनलों में बैठकर कुछ प्रवक्ता जो कि पत्रकार के रूप में होते हैं लेकिन होते वो बीजेपी के प्रवक्ता हैं, वो किस तरीके से फिर सरकार का और प्रधानमंत्री का बचाव करने लगते हैं। राहुल गांधी का वो वीडियो देखते हैं पहले। A lot of people have asked me why I used a jujitsu analogy in my parliament speech. And the reason I used the idea of grips and a choke is because these exist in the sport of jujitsu and it's how you control an opponent in jujitsu. But they also exist in the political realm. And in my experience of politics and what I've seen, political grips and political chokes are mostly hidden. The average person can't see them. And you have to look carefully to see where the choke is being applied, where the grips are placed. So that was the idea behind using this. It expressed very powerfully what our Prime Minister is going through. On one side you have the Adani case, criminal case, where there is a case in the United States against Mr. Adani. On the other side there is the Epstein scandal, 3 million files not released. We all know that Hardeep Puri is involved in the files. We know Mr. Anil Ambani is involved in the files. And we also know that the Prime Minister's name appears and the Prime Minister is most likely involved in the file. On the other side, there is China. And the example of the book that I gave in Parliament, Mr. Naravani's book. So on one side, there is the Chinese who is sitting in our border. And on the other side, there's the United States. And our Prime Minister is torn between these grips. He's trapped. Everybody knows it, everybody can see it. The problem is that the real grip on Mr. Narendra Modi is the fake image that he has built. That has been built for him, an image that has required huge amounts of money. The key to that image is now in the hands of the United States, and that's why Indian farmers are going to suffer. Indian textile is going to suffer. We'll be forced into buying imports from the United States, $100 billion of imports every year. That is 3 times what we currently buy. But most important, तो ये राहुल गांधी कह रहे हैं, सीधे तौर पर उनका कहना है कि प्रधानमंत्री जो अपनी इमेज बनाने के लिए हजारों करोड़ रुपया खर्च कर चुके हैं अब तक, सरकार देश का उसी ग्रिप में, उसी ट्रैप में, उसी जाल में फंस गए हैं। अब उस जो पूरा एक ऑरा बनाया गया, उसकी परतें धीरे धीरे खुल रही हैं। और भारत में जो लोग खोल रहे थे, ऐसा नहीं कि पहली बार कोई परतें खुल रही हैं, शुरू से खुल रही हैं। और तमाम, चाहे वो व्यक्तिगत चीज़ें हों, चाहे वो देश उनके प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए हों, तमाम फैसले हों, लेकिन अब ये सारी जो कलई है ये दुनिया के अलग अलग देशों में अलग अलग तरीके से खुल रही है। तो अब आप उसको कितना आप मैनेज करेंगे, डैमेज कंट्रोल कितना करेंगे? हाँ, बिल्कुल सही बात है कि आप कितना डैमेज कंट्रोल करेंगे और कितना समीर जी आप इसको बचा पाएंगे अपने को। अब तो इतने ज़्यादा सवाल उठने लगे हैं, पूरी दुनिया में सवाल उठ रहे हैं, जब सब जगह इस्तीफे हो रहे हैं और यहाँ भी आपके इस्तीफे मांगे जा रहे हैं, ये साफ तौर पर है। लेकिन राहुल गांधी ने जो कहा है, राहुल गांधी ने अपनी बात में साफ तौर पे कहा कि भाई जो ट्रेड डील पर है उसमें उन्होंने जो जियो जित्सु वाली मिसाल क्यों दी, उन्होंने बताया अपने वीडियो में। और उनका कि अमेरिकियों को खुश करने के लिए हमारे किसानों की बलि क्यों दी गई, यूएस को हमारी तेल सप्लाई पर हुक्म चलाने देकर इंडिया का जो एनर्जी सिक्योरिटी है उससे समझौता क्यों किया गया, और बिना किसी बदले के वादे के यूएस इंपोर्ट को हर साल 100 बिलियन बढ़ाने पर क्यों राजी हो गए मोदी जी। और ये फिर राहुल गांधी कहते हैं कि मैंने ये क्यों कहा कि ये डील इंडिया को डेटा कॉलोनी बना सकती है, बहुत गंभीर बात है। और मोदी जी ऐसी डील के लिए क्यों राजी होंगे जिससे इंडिया इतना ज़्यादा देता है उसे इतना कम मिलता दिखता है।
पूरी तरह से हार मानने का जवाब पीएम पर डाली गई पकड़ और दबाव में है। इसी ग्रिप की बात की जा रही है कि चूंकि प्रधानमंत्री फंसे हुए दिखाई पड़ते हैं और राहुल गांधी का साफ तौर पर कहना है कि अडानी जिस तरीके से फंसा है वहाँ अमेरिका में, और जिस तरीके से एप्स्टीन फाइल्स में प्रधानमंत्री मोदी और उनके मंत्री का नाम आया है, ये दबाव काम कर रहा है। ये पकड़ जो है इसकी वजह से भारत के हितों से समझौता प्रधानमंत्री कर रहे हैं, ये राहुल गांधी का आरोप है। जी बिल्कुल, इन्हीं सारी वजहों से भारत के हितों से, देश के किसानों से, उनसे समझौता किया जा रहा है और पूरी छूट दे दी गई है एक तरीके से अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को कि वो भारत के बारे में फैसले लें, भारत के बारे में फैसलों की घोषणा करें और जो कुछ भी हो अपने हिसाब से वो भारत को चलाने का प्रयास करें। अब ये तो बहुत ही गंभीर मुद्दा है कि वहां कैसे आखिर आप अपने बचाने को, खुद को बचाने के लिए पूरे देश को और पूरे देश की जो संप्रभुता है उसको आप गिरवी रख दे रहे हो, ये आरोप लग रहा है और इसीलिए खामोशी दिखाई पड़ रही है। सुब्रमण्यम स्वामी जो भारतीय जनता पार्टी के ही नेता हैं, बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं, केंद्रीय मंत्री हैं और बहुत काबिल व्यक्ति हैं, उन्होंने भी एक ट्वीट किया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जमकर घेरा है। हालांकि बहुत सारे इंटरव्यू में तो बहुत ही गंभीर आरोप उन्होंने लगाए हैं लेंदु जी, सुब्रमण्यम स्वामी ने। हाँ बिल्कुल, बहुत गंभीर आरोप सुब्रमण्यम स्वामी ने लगाए हैं और जो उन तो सीधे सीधे इस्तीफा मांग लिया है और कहा है कि मोदी को इस्तीफा देना पड़ सकता है, ये साफ तौर पर कहा है सुब्रमण्यम स्वामी ने। और सबसे पहले ये कहने वाले भी सुब्रमण्यम स्वामी थे। पहले तो हालांकि उन्होंने कहा था कि 19 दिसंबर को जो है मोदी को इस्तीफा देना पड़ेगा, लेकिन वो तब तक पूरी फाइल्स नहीं आई। बाद में जो है कुछ हिस्सा खुला, 30 लाख फाइल्स करीब खुल गई हैं, 30 लाख अभी भी बची हुई हैं। अब एप्स्टीन से हरदीप पुरी की जो मुलाकात हुई उसको लेकर सवाल उठ रहे हैं कि हरदीप पुरी ने स्वीकार किया कि वो जो थे वो 4 बार मिले, जबकि 1 साल में 9 बार मिले हैं। ये पवन खेड़ा का दावा है कि एप्स्टीन फाइल्स में जो है दिखाया गया है कि 9 बार उनकी मुलाकात हुई है, और जबकि आप उस समय किसी संवैधानिक पद पर नहीं थे, सरकार में आप शामिल नहीं थे, तब आप जो है किस हैसियत से मिल रहे थे, इसको लेकर सवाल उठ रहे हैं। तो ये बहुत गंभीर सवाल। जी बिल्कुल, सुब्रमण्यम स्वामी का ट्वीट देखते हैं क्या लिखा है उन्होंने। लिख रहे हैं कि क्या प्रधानमंत्री मोदी अब हम भारतीयों को बताएंगे कि क्या उनके पास ऐसा कुछ है जिसे वे नेशनल सीक्रेट मानते हैं, लेकिन अब उन्हें इसे सबके सामने बताना होगा जो उनके और उनके सहयोगी मंत्री के बारे में पर्सनली भी सामने आ सकता है और जिसके लिए जनता की बढ़ती मांग पर प्रधानमंत्री मोदी को इस्तीफा देना पड़ सकता है। अगर ऐसा है तो भारत यानी इंडिया को देश के हित में ये जानना चाहिए। बहुत महत्वपूर्ण बात, बहुत गंभीर बात कह रहे हैं और इसका मतलब कि जो सुब्रमण्यम स्वामी को ये पता है कि आने वाले दिनों, चूंकि अभी बहुत सारी फाइलें आनी बाकी हैं, आने वाले दिनों में अगर जो फाइलें आएंगी तो वो फिर सब कुछ पूरा मामला जो है वो दूध का दूध पानी का पानी कर देंगी। बिल्कुल समीर जी, ये दूध का दूध पानी का पानी कर देंगी। और दूसरी बात समीर जी जो महत्वपूर्ण है वो ये है कि आम जन के बीच ये बात पहुंच रही है कि बहुत कुछ गड़बड़ है एप्स्टीन फाइल्स में। कल मैं चूंकि समीर जी जब यात्रा करता हूं तो कैब लेता हूं तो कल जिस कैब से मैं जा रहा था तो उसका ड्राइवर जो था वो वैसी बात करने लग गए ऐसी, और कहने लगे साहब ये असल में देश का जो बर्बादी है वो कारण ये है कि जो कप्तान है वो बहुत ख़राब है और उसकी वजह से। तो मैंने कहा कौन कप्तान खराब है, क्या हो गया? बोला साहब आप तो पढ़े लिखे आदमी। मैंने कहा नहीं मैं पढ़ा लिखा आदमी नहीं हूँ, लेकिन क्या है कुछ जानकारी हो तो बताओ क्या खराबी है। तो बोला साहब ट्विटर पर जाकर देखिए आप और देखिए क्या क्या चल रहा है। वो कोई एप्स्टीन फाइल है उसमें कितनी गंदी गंदी बातें इन लोगों के बारे में हैं, इनमें इनके सबके नाम है और ये लूटने पे लग गए हैं अब देश को। इस तरह की बातें वो पूरे रास्ते भर वो ड्राइवर महोदय होते ये करते हुए गए। तो आप समझिए कि एक बिल्कुल लो प्रोफाइल का व्यक्ति जो सुबह से शाम तक मेहनत करके रोजी रोटी कमा रहा है किसी तरीके से, उसे ट्विटर देखने की फुर्सत भी नहीं है, लेकिन उसे भी ये मालूम है कि शाम को जब वो घर पहुंचता है तो चर्चा होती है कि देश के नेताओं के गंदी बातों में नाम आए हुए हैं। तो ये संदेश पूरे देश में पहुंचा है कि और महंगाई जो बढ़ रही है, सरकार जो लूट खसोट कर रही है, उसके पीछे कारण भी यही है। ये बात आम जन तक पहुंच रही है। बिल्कुल, ये बात आम जन तक पहुंच रही है और बाकायदा उस पर बार बार सवाल उठ रहे हैं, लेकिन यहाँ सवाल उठे ना तो सवालों से कैसे भागने की कोशिश हो रही है संसद में दिखाई पड़ गया, और उसके अलावा किस तरह से सवाल पूछने वालों पर कार्रवाई होती है, किस तरीके से उनको फंसाने की कोशिश होती है, ये लगातार दिखाई पड़ रहा है। यहाँ तक कि खुद राहुल गांधी को दर्जनों मुकदमे उनके खिलाफ चल रहे हैं। मुकदमे तो इस तरीके के चल रहे हैं कि उनकी सदस्यता तक छीनी जा चुकी है, लेकिन राहुल गांधी बार बार इस बात को दोहराते हैं कि मुकदमों से हम नहीं डरते हैं। यहाँ तक कि उनकी सांसदी फिर छीनने की कोशिश हो रही है और कि वहाँ पर
जो संसद में उन्होंने जो बातें कही हैं उससे उनको देश विरोधी बताने की कोशिश हो रही है। संसदीय कार्य मंत्री बता रहे हैं, उनके पास कोई प्रूफ नहीं है। अब आप ये देखिए कि कितने जिम्मेदार मंत्री हैं अमलेंदु जी की। किरेन रिजिजू वो कह क्या रहे हैं उस पर भी हम बात करेंगे। कांग्रेस ने प्रतिक्रिया दी है, वो राहुल गांधी को देश विरोधियों से मिले होने की बातें कह रहे हैं। आपके पास इतने गंभीर आरोप हैं तो आप उन आरोपों को सामने लाइए, और उससे भी ज्यादा जब उनसे ये सवाल पूछा गया कि आप उन आरोपों को सामने क्यों नहीं ला रहे हैं, राहुल गांधी के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं, तो उनका ये कहना है कि हम समय आने पर करेंगे। यानी जब उनको इस चीज का दिखेगा, कोई फायदा दिखेगा, कोई राजनीतिक फायदा दिखेगा, तो क्या कुछ है, ये सारी चीजें दिखाई पड़ रहा है। लेकिन राहुल गांधी आज एक फिर कोर्ट के एक मामले में उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर गए, और वहां क्या उनके ऊपर मामला है कि उन्होंने अमित शाह का अपमान कर दिया था। गुजरात में नरेंद्र मोदी के अपमान में उनको केस दर्ज हुआ, सजा भी हुई, सांसदी चली गई। सुप्रीम कोर्ट ने जब फटकार लगाई तो सांसदी वापस हुई, और ये आरोप लगाने वाले व्यक्ति आज गुजरात की विधानसभा में डिप्टी स्पीकर बने हुए हैं। उसी तरीके से यहाँ सुल्तानपुर में एक केस हुआ, कई और केस थे जिनमें कोर्ट से कभी कभी बहुत बुरी तरीके से फटकार भी लगती रहती है, लेकिन लोअर कोर्ट्स में कई बार ये मामले दर्ज कर लिए जाते हैं। वो दबाव वहाँ भी रहता होगा या फिर जो भी कारण रहता हो, पर इन मामलों में दम कितना है। अमित शाह का अपमान उन्होंने कर दिया, उसकी वजह से सुल्तानपुर में केस दर्ज होता है। उसकी वजह से सुल्तानपुर में केस दर्ज हो रहा है, लेकिन राहुल गांधी को कोई जान से मारने की धमकी दे रहा है। और किरेन रिजिजू का नाम लेके, किरेन रिजिजू से हमको जानकारी मिली, उनसे प्रेरणा लेकर धमकी दे रहा है। उस पर ओम बिरला की टीम का व्यक्ति, ओम बिरला की टीम का व्यक्ति है, उनको खाना खिलाते हुए उसके फोटो है, तमाम चित्र है, उसने खुद डाले हुए हैं। उनकी टीम बिरला का आदमी है। इस पे ओम बिरला साहब के मुंह से भी एक शब्द नहीं फूट रहा है, और एक शब्द किरेन रिजिजू के मुंह से नहीं फूट रहा है। कांग्रेस जब किरेन रिजिजू पे सवाल उठा रही है समीर जी इसको लेकर, तो किरेन रिजिजू कह रहे हैं कि हम कांग्रेस के आरोपों की परवाह नहीं करते। अभी ये थोड़ी देर पहले उन्होंने एक वीडियो जारी किया किरेन रिजिजू ने, हम उसका 30 सेकंड जी सुन लेते हैं। जी हाँ, थोड़ा सा बड़ा वीडियो है, लेकिन हम 30 सेकंड जी सुन लेते हैं। बिल्कुल उसको सुनते हैं। लेकिन आप देखते हैं किस तरीके से जब राहुल गांधी गए हैं सुल्तानपुर कोर्ट में, अपीयर हुए हैं, करीब आधे घंटे वहां पर रहे, और बाद में उन्होंने पत्रकारों से बात में कहा भी कि ये सारे आरोप राजनीतिक हैं, इनका कोई मतलब नहीं है। देखते हैं उस विजुअल्स को जब राहुल गांधी पहुंचते हैं सुल्तानपुर की कोर्ट में। लेकिन यहां किस तरीके से सवाल उठाने वालों के खिलाफ कार्रवाई होती है, या उनको परेशान, कार्रवाई क्या कहेंगे, उनको परेशान करने की कोशिश होती है, ये साफ दिखाई पड़ रहा है। तो ये विजुअल्स एक बार देख लेते हैं सुल्तानपुर कोर्ट के, जब राहुल गांधी वहां पहुंचे हैं। किस पे? तो ये वहां पर सुल्तानपुर की कोर्ट में वहां अमित शाह के खिलाफ उन्होंने कुछ कहा था, जिसको लेकर किसी व्यक्ति की भावना आहत हो गई, और उसने सुल्तानपुर कोर्ट में ये केस दायर कर दिया। अमित शाह के अपमान पर न तो गुजरात में किसी को दिक्कत हुई, न दिल्ली में हुई, न कहीं और हुई, लेकिन वो सुल्तानपुर में किसी की भावना आहत हुई और केस दर्ज हुआ। हाँ, किसी की भावना सुल्तानपुर में आहत हुई, और 2018 में भावना आहत हुई, केस अब दर्ज हो जाता है, 26 आ गई। तो ये इस तरीके से चलते रहते हैं समीर जी। और ये 2018 का मामला, 2018 का मामला है। उस समय उनके लिए कुछ कह दिया था। राहुल गांधी के लिए क्या क्या कहते रहते हैं अमित शाह, इस पर कहीं मुकदमा कोई कायम नहीं हुआ, या नरेंद्र मोदी क्या कहते थे, इस पर कभी कोई मुकदमा कायम नहीं हुआ। जेपी नड्डा क्या क्या कहते थे, उस पर कोई मुकदमा कायम नहीं हुआ। लेकिन भावनाएं आहत गैंग जो है वो यही है बीजेपी। भावनाएं इन्हीं की आहत होती हैं, भावनाएं केवल इनके पास हैं और किसी के पास नहीं है। भावनाएं केवल इन्हीं की हैं, किसी और की कोई भावना नहीं है। ये जिसको जो चाहे सो कह लें। और कैसे हल्के में उसका जवाब देते हैं, मंत्री खुद कह रहे हैं, हल्के आरोप लगाते हैं, फर्जी आरोप लगाते हैं, और हल्के में उसका जवाब देके ऐसा है जैसे कोई जिम्मेदारी ही नहीं है, कोई दायित्व ही नहीं है। बिल्कुल ऐसे कि एप्स्टीन फाइल्स में प्रधानमंत्री तक के नाम आ रहे हैं, लेकिन उस पर कोई जवाब नहीं आ रहा है कि आखिर क्यों आ रहा है। और उस दबाव की वजह से आप इतना बड़ा अमेरिका के साथ डील कर ले रहे हैं, जिसने पूरे देश के किसानों के, उद्योगों के हितों को गिरवी रख दिया है, आप उस पर कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। खैर, सुनते हैं क्या कहा किरेन रिजिजू ने। कांग्रेस मुझे निशाना बना करके, टारगेट करके मुझे अटैक करने का कोई जरूरत नहीं है। मैं बहुत सीधा साधा आदमी हूँ, मैं बहुत सरल स्वभाव का इंसान हूँ। मैं जो सोचता हूँ वही बोलता हूँ, और जो बोलता है वो करता है। इसलिए मुझे किसी तरह से
कोई प्रहार करने से फायदा नहीं है। उस जमाने में जब मोबाइल फोन नहीं थे तब भी इंदिरा गांधी, नेहरू, राजीव गांधी तो खाना खाने का भी फोटो खींचते। बचपन में राहुल गांधी जो बच्चे थे, इन लोग का बचपन का तस्वीरें कैसे खींचते थे, वो लोग जो हॉलीडे मनाने जाते थे तस्वीरें कैसे खींचते थे। हम तो मंत्री होने के बाद तब से कैमरा साथ में रहते हैं, ताकि हम कुछ कार्य करते हैं, देश का कोई भी प्रोजेक्ट काम करते हैं या मेरा कॉन्स्टिट्यूंसी का कोई इनॉग्रेशन करता है तो उसका तो ये अपनी तस्वीर पर शायद ये सफाई दे रहे हैं अमलेंदु जी। और तस्वीर ये है कि कहीं वहाँ बर्फ़ में फंस गई थी इनकी गाड़ी, पूरी सिक्योरिटी, दर्जनों लोग इनकी सिक्योरिटी में थे, बहुत सारे लोग थे, कई गाड़ियां पीछे से चल रही थी, लेकिन बेचारा कोई साथ नहीं दिया। रिजिजू साहब को खुद धक्का लगाना पड़ा उसमें। उसी की शायद कह रहे हैं कि हम तस्वीर, कैमरा मैन हमारे साथ चलता है। हाँ, उसी की बता रहे हैं चलता है, लेकिन इसके साथ साथ कह रहे हैं कांग्रेस की हम उसकी परवाह नहीं करते कि कांग्रेस क्या करती है। तो समीर जी, धक्का तो पूरे देश को ही लग रहा है इस समय, सरकार लगा ही रही है देश को धक्का, धक्के पे ही सरकार चल रहा है। तो रिजिजू साहब स्वीकार कर रहे हैं देश धक्के पे। लेकिन हम लोग राहुल गांधी की चर्चा कर रहे थे समीर जी, उदित राज हैं कांग्रेस के नेता, उन्होंने मायावती को लेकर पहले कुछ बोल दिया था। उसके बाद राहुल गांधी अगले दिन रायबरेली गए थे, वहाँ राहुल गांधी ने भी मायावती की जो पॉलिटिक्स है उसको लेकर कुछ बातें कही थी। कहा उदित राज ने मुकदमा कायम हो गया उदित राज और राहुल गांधी दोनों के खिलाफ, और कल उसकी जो है सुनवाई है बदायूं में। अच्छा, तो सुन लेते हैं उदित राज क्या कह रहे हैं, उस मुकदमे के बारे में क्या बता रहे हैं। कि यानी कहा कोई बात कही जा रही है, यानी कांग्रेस पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता कोई भी कुछ कह देगा तो उसमें केस में एक और नाम राहुल गांधी का जरूर जुड़ जाएगा। जब किस तरीके से, और जब मुकदमा दर्ज किया जा रहा है तो उसमें नाम देने वाले की कोई जांच नहीं होती है। यहाँ पर तो बाकायदा पहले आप जाइए FIR कराने, तो पुलिस वाले FIR दर्ज करने से पहले कहते हैं कि हम जांच करेंगे। कितने गंभीर मामलों में इस तरह की घटनाएं हुई हैं, लेकिन यहाँ राहुल गांधी के खिलाफ केस तुरंत दर्ज हो जाता है। सुन लेते हैं उदित राज क्या कह रहे हैं उस घटना के बारे में जिस पर कल सुनवाई होनी है बदायूं में। उत्तर प्रदेश सरकार ने एक और मुकदमा कायम किया है जिसमें राहुल जी का कोई लेना देना नहीं। मैंने एक स्टेटमेंट दिया था, राजनीतिक स्टेटमेंट था, और उसके दूसरे तीसरे दिन रायबरेली राहुल गांधी जी गए थे तो बीएसपी के ऊपर उन्होंने सवाल किए थे कि बीएसपी क्यों नहीं ठीक से चुनाव लड़ती पॉजिटिव वे में। राहुल जी और मेरे खिलाफ दोनों के मुकदमा दर्ज हो गया है बदायूं में, कल डेट है। तो इस तरह से हरास कर रहे हैं। तो जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार है वहाँ राहुल जी के खिलाफ में फर्जी मुकदमे दर्ज हो रहे हैं। और वो इंसान, वो महान आदमी सत्य की लड़ाई लड़ रहा है। सत्य की लड़ाई लड़ते हुए कितना हरास किया जा रहा है। तो ये किस तरीके से, जिससे कोई मतलब भी नहीं है राहुल गांधी का, लेकिन उसमें भी उनके नाम FIR दर्ज होती है और उस पर सुनवाई है। वही बता रहे हैं उदित राज जबकि बीजेपी के सांसद रह चुके हैं दिल्ली से, अब कांग्रेस पार्टी में है। लेकिन किरेन रिजिजू जैसे जिम्मेदार नेता वो राहुल गांधी के खिलाफ किस तरीके से बेसिर पैर के आरोप लगाते हैं, उसको लेकर कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता पवन खेड़ा ने बहुत गंभीर आपत्ति दर्ज कराई है। और उन्होंने कहा है कि ये केवल आरोप नहीं है, ये बाकायदा एक नैरेटिव सेट करने का एक तरीका है, यानी एक जिसको अमित शाह की भाषा में अगर कहा जाए तो ये क्रोनोलॉजी है। हाँ बिल्कुल, ये क्रोनोलॉजी अमित शाह की भाषा में कहा जाए तो ये साफ तौर पे समझा जा सकता है। लेकिन समीर जी, ये गंभीर मसले जो हैं ये समझे जा सकते हैं कि कितने गंभीर मसले हैं कि राहुल गांधी के खिलाफ किस तरीके से मुकदमे जो है वो कायम किए जा रहे हैं। तो समझ ये रहे हैं कि इन मुकदमे भी रहे हैं उदित राज की कैसे हैरेसमेंट हो रहा है, ये इसका कोई मतलब नहीं, उन मुकदमों से कोई कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन कैसे परेशान किया जाए। केस लगेगा, FIR दर्ज होगी, केस कोर्ट में जाएगा, तारीख लगेगी, उसमें पेशी होगी, परेशान होंगे नेता ले, तो इसका और नतीजा क्या निकलेगा। 2018 से मामला अभी तक चल रहा है कि वो सुनवाई हो रही है, बार बार पेशी के लिए बुलाए जाते हैं। कुछ तो मुकदमे ऐसे हैं कि जो दर्ज कराया रहता है वही नहीं आता। राहुल गांधी पहुंच गए और वो खुद नहीं आ रहा है।
खारिज हो गया फिर वो केस। बिल्कुल 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 ये जो है वो ये समझा जा सकता है कि वो उनके किस तरीके से जो है मुकदमे कायम कराए जाते हैं। अच्छा, मुकदमे भी देखिए कितने ज़बरदस्त होते हैं। बिहार में मुकदमा कायम हुआ है कि राहुल गांधी ने कुछ कहा, उससे उसकी भावनाएं आहत हो गई। 5 लीटर दूध लेकर वो जा रहा था और वो 5 लीटर दूध जो है उसकी भावना आहत होने से सड़क पर गिर गया। राहुल गांधी जो है इसके लिए जिम्मेदार हैं और उसकी जो है वो उसको मानसिक चोट पहुंची, ये है। तो राहुल गांधी के अधिवक्ता हैं, उन्होंने भी कुछ बात कही है, उसको भी हम लोग सुनेंगे। बिल्कुल सुनते हैं, पहले पवन खेड़ा को सुन लेते हैं क्या कहा उन्होंने किरेन रिजिजू के बयान पर जो उन्होंने राहुल गांधी के लिए कहा है। कहते हैं कि डरो मत, लेकिन इस बीच जो करनी सेना के धमकी को कैसे देखती है? भाई देखिए, ये सिर्फ धमकी नहीं है, इसको अकेले सिर्फ एक धमकी के तौर पे देखेंगे तो कोई फायदा नहीं। जो हकीकत है वो ये है कि पहले किरेन रिजिजू जैसे लोग, बड़े मंत्री, माहौल बनाते हैं, लीडर ऑफ ऑपोजिशन के खिलाफ एक ऐसा माहौल बनाते हैं कि उनके खिलाफ एक हिंसा का माहौल बने। जैसे कल किरेन रिजिजू ने कहा कि राहुल गांधी देश के लिए सबसे बड़े दुश्मन है, देश के सबसे बड़ा खतरा है देश के लिए, और फिर कई और मंत्रियों ने और नेताओं ने भी यही बात दोहराई। उसके बाद वो वीडियो में वो शख्स जो तथाकथित करनी सेना का अपने आप को बताता है, वह भी यही किरेन रिजिजू की बात को दोहराता है। उससे पहले भी झूठ बोलाया गया कि राहुल गांधी ने ओम बिरला जी को धमकाया। ये एक ऐसा माहौल बनाया जा रहा है ताकि एक नफरत पैदा हो सके कांग्रेस पार्टी के प्रति और हिंसा हो सके हमारे नेता के खिलाफ। तो क्या आपको लगता है कि इस तरह की जो धमकियां मिल रही है और राहुल गांधी समेत 25 सांसदों को, इसके खिलाफ आप लोग कोई लीगल नोटिस लेंगे? नहीं, लीगल क्या मतलब, सरकार को दिख नहीं रहा क्या हो रहा है? माहौल आप बना रहे हो हमारे नेता के खिलाफ। हमारे जो नेता हमारे नहीं रहे, राजीव जी के खिलाफ, नेहरू जी के खिलाफ, पूरी कांग्रेस के खिलाफ, और अब राहुल जी के खिलाफ क्या कर रहे हैं? राहुल जी सिर्फ आपसे सवाल पूछ रहे हैं। क्या सवाल पूछना बंद कर दे विपक्ष? आप जान से मारने पर उतर आएंगे, और इसकी सीधे सीधे जिम्मेदारी उन लोगों की है जो ये माहौल बनाकर दे रहे हैं अपने फुट सोल्जर्स को। तो ये किस तरीके से एक माहौल बनाया जा रहा है, और यही वजह है कि जो करनी सेना का कार्यकर्ता जिसने कल राहुल गांधी को धमकी दी, उसको वो किस तरह से किरेन रिजिजू की बातों से प्रभावित है। जो उन्होंने कह दिया था कि ओम बिरला को वहाँ पर उनके यहाँ उनके चैम्बर में गाली गलौज की गई है, जबकि उसका भी कोई प्रूफ नहीं है उनके पास। वहाँ मौजूद किसी व्यक्ति ने उनकी बातों का जो है वो वेरीफाई नहीं किया। यहाँ तक कि ओम बिरला भी नहीं उनकी बातों को वेरीफाई कर रहे हैं, लेकिन ये आरोप उन्होंने लगा दिया। और अब राहुल गांधी के खिलाफ किस तरीके से वो आरोप लगा रहे हैं और उनका क्या प्रूफ है, तो बहुत गंभीर आरोप लगा रहे हैं पवन खेड़ा किरेन रिजिजू पर कि कैसे उनकी छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है, वो भी बिना बेसिर पैर के आरोपों के जरिए। हाँ बिल्कुल, बिना सिर पैर के जो है आरोप लगाकर, और मिथ्यावाचन, शुद्ध मिथ्यावाचन, कोई मिलावट नहीं झूठ बोलने में, 100% झूठ, 24 कैरेट का झूठ बोलकर जो है वो ये सब किया जा रहा है, और उस पर कोई शर्मिंदगी भी किसी तरीके की नहीं। सरकार से जुड़े लोगों को कोई किसी तरीके की कोई शर्मिंदगी नहीं कि उनके झूठ पकड़े जा रहे हैं, जनता उनके झूठ को समझ रही है, किसी तरीके की कोई शर्मिंदगी दिखाई नहीं पड़ रही है सत्तारूढ़ दल के लोगों को। जी बिल्कुल, और क्या कह रहे हैं राहुल गांधी के जो वकील हैं उनको भी सुन लेते हैं। और उन्होंने की जो सुल्तानपुर में उन गए थे, पेशी थी, अब कल बदायूं में भी उनके खिलाफ एक मुकदमा है, उस पर सुनवाई है। ये इन मुकदमों का क्या मतलब है, क्यों है, वो बता भी रहे हैं। उदित राज, उनका भी नाम उस मुकदमे में शामिल है। उन्होंने बयान दिया किसी के खिलाफ, उदित राज ने, और मुकदमे में नाम जोड़ दिया गया राहुल गांधी का भी। तो ये किस तरीके से ये कह भी रहे हैं उदित राज की परेशान करने के लिए, हैरेसमेंट के लिए, प्रताड़ित करने के लिए ये सारी चीज़ें हो रही हैं जिनका कोई मतलब नहीं है। तो बहुत सारे सवाल ये उठ रहे हैं लगातार, लेकिन यहाँ जो सबसे बड़ा सवाल है, महत्वपूर्ण सवाल है, वो ये है कि आखिर ट्रंप के दबाव में आकर भारत के हितों से समझौता सरकार क्यों कर रही है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्यों झुके हुए हैं? क्यों उस डोनाल्ड ट्रंप के दबाव में इतना झुके हुए हैं? आखिर कौन सी नस पकड़ रखी है? और ट्रंप खुद ही कह रहे हैं, ये हम नहीं कह रहे हैं। उन्होंने कहा भी कि मैं चाहूं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पॉलिटिकल करियर जो है वो डिस्ट्रॉय कर सकता हूं, नष्ट कर सकता हूं, लेकिन करूंगा नहीं, नष्ट कर सकता हूं। और मोदी को
ट्रंप से बहुत प्यार है, इसीलिए प्यार है कि मैं उनके उसको नष्ट कर सकता हूँ। ये यानी नष्ट कर सकते हैं उनके पॉलिटिकल कैरियर को, इसलिए जो है वो कर सकते हैं। इधर समीर जी एक बड़ी खबर आ रही है, वो जो कुलदीप सिंह के सेंगर का मामला था, उन्नाव का जो कस्टोडियल डेथ केस था, उसमें दिल्ली हाई कोर्ट ने जयदीप सिंह सेंगर और अतुल सिंह को कल तक सरेंडर करने का आदेश दिया है। और वो कस्टोडियल डेथ केस में कुलदीप सिंह सेंगर के साथ दोषी है और 10 साल की सजा को सस्पेंड करने की मांग कर रहा है। हाई कोर्ट ने स्टेटस रिपोर्ट तलब की तो उनके वकील ने कहा कि जयदीप सिंह सेंगर कल जेल अधिकारियों के सामने सरेंडर करेगा। तो अभी ये बीच में ब्रेकिंग आ गई तो ये हम लोग बता दिए। जी बिल्कुल, ये खबर है, महत्वपूर्ण खबर। लेकिन यहाँ पर जो तमाम सवाल उठ रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर दोहराया है कि कैसे उन्होंने टैरिफ का डर दिखाकर भारत और पाकिस्तान पर दबाव बनाया और भारत ऑपरेशन सिंदूर को रोकने पर मजबूर हो गया, सहमत हो गया, ये कह रहे हैं। अब यही सवाल बार बार पूछा जा रहा है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। उधर राहुल गांधी के खिलाफ कैसे एक के बाद एक और कितने सतही टाइप के वहाँ उनके खिलाफ केस दायर किए गए हैं, उन्हीं में से एक सुल्तानपुर में आज उस पर सुनवाई थी। उसको लेकर कांग्रेस के नेता है और लोकसभा राज्यसभा में उपनेता हैं, कांग्रेस पार्टी के सांसद हैं प्रमोद तिवारी, वो क्या कह रहे हैं, उनको सुनते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लगातार पूरे देश में उनके खिलाफ झूठे और फर्जी मुकदमे कायम कराए। उसी सिलसिले में सुल्तानपुर में भी एक इसी तरह का मुकदमा कायम हुआ है। हमें न्यायपालिका पर भरोसा है, हमें न्याय मिलेगा, लेकिन उसी में हाजिर होने के कोर्ट ने बुलाया है, वो आ जाए। तो यहाँ पर किस तरीके से ये केस किए जा रहे हैं, और यहाँ ये भी सुप्रीम कोर्ट में इस बात का कि पर भी चिंता जताई जाती है कि जो अदालतें हैं उनके पास तमाम मुकदमों का बोझ है। अब इस तरह के बेमतलब के अगर मुकदमे आएंगे तो बोझ तो बढ़ेगा ही, बिल्कुल बोझ बढ़ेगा। और समझिए हाँ, इस पर भी लगाम लगानी चाहिए कि इस तरीके के मुकदमे आए जाते हैं और मतलब जेन्यून बातें होती हैं वो तो सुनी नहीं जाती हैं। जनता जो जेन्यून है वो उसके सवाल तो आ नहीं पाते अदालतों के सामने, वो मामले लटके रहते हैं। और यहाँ इस तरीके से अदालतों के ऊपर जो है इस तरीके के मुकदमे करके बोझ बढ़ाया जाता है। तो ये समीर जी सिर्फ अपने विरोधी को परेशान करने की एक रणनीति नहीं है, ये आम जन को परेशान करने की रणनीति है। भाई अगर राहुल गांधी एक तारीख पर पहुंचे और राहुल गांधी को 1 घंटा वहां लगा तो 1 घंटा अदालत का समय उसमें बर्बाद हुआ, अदालत का समय और वहां की पूरी व्यवस्था। अब राहुल गांधी के साथ सिक्योरिटी है, उनके तमाम कार्यकर्ता वहां डटे, हम लोगों ने देखा भी कैसे वहां पर, और पूरी की पूरी व्यवस्था उससे चरमराई रहती। मतलब मुझे लगता है कि आज के दिन तो वहां उस कोर्ट में कोई काम नहीं हुआ, उस कोर्ट में नहीं हुआ होगा और उसके साथ साथ जो आसपास चार कोर्ट होंगे उनमें भी नहीं हुआ होगा। क्योंकि भाई कोई कोर्ट अकेली तो है नहीं राहुल गांधी सुनने के लिए, बराबर में भी कोर्ट होगी, उसके बराबर में भी कोर्ट होगी, तो पूरा एरिया पूरा घेरा गया होगा। तो ये इस तरीके से आम जन को परेशान करने की जो रणनीति ये बनती जा रही है कि आप मतलब अपना राजनीतिक स्वार्थ जो है या राजनीतिक दुश्मनी पूरी करने के लिए आप आम जन को भी परेशान कर रहे हैं। बिल्कुल, किसी की परेशानी का कोई मतलब नहीं है, उससे आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो लेकिन केस में क्या हुआ, केपी शुक्ला है राहुल गांधी के वकील, वो बता रहे हैं। आज माननीय राहुल गांधी जी के मुकदमा एमपी एमएलए कोर्ट में बयान दर्ज किए जाने हेतु नियत था। माननीय राहुल गांधी जी पूर्व निर्धारित समय के अनुसार आए, उन्होंने न्यायालय में अपना बयान दर्ज कराया। अगली तारीख 9 मार्च 2026 से सफाई साक्ष्य नियत की गई। इसी के दौरान राहुल गांधी जी ने जो अपना बयान दर्ज कराया उसको न्यायालय ने दर्ज किया। माननीय राहुल गांधी जी ने कहा कि मेरे ऊपर लगाए गए सारे आरोप जो हैं वो निराधार हैं, जो राजनीतिक दुर्भावना से मेरे ऊपर दर्ज कराए गए हैं। ये आरोप जो है मेरे ऊपर, ऐसा मैंने कोई भी किसी की मानहानि उद्देश्य करने के आशय से कोई भी कथन नहीं किया है। सारे आरोप आधार निराधार बलहीन है, आधारहीन भी बलहीन है, अतः वो निरस्त होने परिवाद है। क्या आज परिवादी का भी बयान दर्ज हुआ है? नहीं, आज परिवादी का बयान दर्ज होने का कोई औचित नहीं था, केवल अभियुक्त का बयान दर्ज किया जाना था जो दर्ज किया जा चुका है। अगली तारीख 9 मार्च 2026 सफाई साक्ष्य नियत किया गया है, उस पर माननीय राहुल गांधी जी की तरफ से जो सफाई देना होगा वो दिया जाएगा। तो अब 9 मार्च को फिर तारीख दे दी गई है। अब ये नहीं समझ में आ रहा है कि 2018 से लेकर अब तक ये कितना जटिल और कितना गंभीर मुद्दा है जिस पर कोर्ट तय ही नहीं कर पा रहा है कि इस केस को आगे किस तरीके से इसको डील किया जाए। हाँ, जज साहब को भी लगता होगा कि राहुल गांधी आते रहे तो ठीक है, देखते रहेंगे राहुल गांधी को, ये भी हो सकता है समीर जी।
बहरहाल, लेकिन ये गंभीर बात है कि इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं और अदालतों के ऊपर लगातार जो है वो बोझ समीर जी डाला जा रहा है, ये तो साफ तौर पे। और मतलब अपने विरोधियों को परेशान करने के लिए इस कानूनी पचड़ों में किस तरीके से उलझाया जा रहा है। मुझे याद है समीर जी, वो सीताराम केसरी थे, कांग्रेस के अध्यक्ष थे, फिर बाद में पूर्व अध्यक्ष हो गए, उनके खिलाफ भी जो था वो मुकदमा इसी तरीके से मानहानि का कर दिया गया था। कोयम्बटूर में एक विस्फोट हुआ था, उस पर उन्होंने कुछ बयान दे दिया था। तो एक दिन मैं उनके पास बैठा हुआ था, उसमें नानाजी देशमुख का फ़ोन आ गया। तो नानाजी देशमुख से कह रहे थे कि सीताराम केसरी कि अरे अगर इस तरीके से हम लोगों ने आपके साथ किया होता तो आप कोई राजनीति में रह ही नहीं पाते, क्योंकि आपने गांधी से लेके और नेहरू तक और इंदिरा तक आपने जितने गालियां बकी हैं उन सब पे इतने मुकदमे कायम होते कि आप लोग जिंदगी भर राजनीति नहीं कर पाते। मतलब ये मैंने खुद सुना अपने कानों से। बिल्कुल, ये राजनीति से प्रेरित है और दिखाई भी पड़ता है कि इनके पीछे इनका मकसद क्या है, क्योंकि केवल और केवल परेशान करना ही हो सकता है, उसका कोई नतीजा नहीं निकल रहा है। मानहानि का एक छोटा सा केस 2018 से अब तक चल रहा है और ऐसे तमाम केस दर्ज हैं राहुल गांधी के खिलाफ। लेकिन असली मुद्दा जो है, इसका मकसद भी यही कि असली मुद्दों से ध्यान हटे, लेकिन असली मुद्दों से ध्यान हट नहीं पाएगा, ये विपक्ष तय कर चुका है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के अलावा सीपीआई के नेता हैं डी राजा, उन्होंने भी ट्रेड डील पर फिर सवाल पूछा है। बार बार वो पूछ रहे हैं और कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री को इसका जवाब देना पड़ेगा कि ट्रंप बार बार वही बात दोहरा रहे हैं और यहां खामोशी छाई हुई है। सुन लेते हैं डी राजा को भी क्या कह रहे हैं। Mr. Modi should respond to what Trump has been repeating. If at all Modi has some sense of shame, he must open up his mouth and explain the truth to the people of India. Parliament, nothing has been explained. Outside Parliament, nothing has been explained. The President of America, who is he? He is telling what he has done for India. He has done to bring peace in between India and Pakistan, and he has been saying how he threatened with tariff and how he reduced tariff, and he has threatened how India should stop buying oil from Russia. All these things he is saying. He is President of America. He is not President of India. He is not Prime Minister of India. And Prime Minister of India is not opening his mouth and telling the truth. What exactly happened? What is exactly happening? वही कह रहे हैं कि सारी बातें कि रूस से तेल भारत खरीदेगा कि नहीं खरीदेगा, अमेरिका से कितना खरीदेगा, वेनेजुएला से कितना खरीदेगा, डील में क्या क्या होगा, ये सारी बातें डोनाल्ड ट्रंप तय कर रहे हैं। और डोनाल्ड ट्रंप कौन है? राष्ट्रपति है भारत के कि प्रधानमंत्री है? यही सवाल पूछ रहे हैं डी राजा और कह भी रहे हैं कि ये सारी चीजें, लेकिन प्रधानमंत्री का मुंह नहीं खुल रहा है। हाँ, बिल्कुल सील बंद है, सील बंद है। डील ने मुंह पे सील लगा दी, जो अखिलेश यादव ने कहा। और डी राजा साहब कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी को डोनाल्ड ट्रंप की बातों का जवाब देना चाहिए और उन्हें भारत के लोगों को सच बताना चाहिए। संसद के अंदर और बाहर कुछ भी नहीं बताया गया। अमेरिका के राष्ट्रपति कह रहे हैं कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच शांति लाने के लिए क्या किया, वे हमें बता रहे हैं कि भारत को तेल कहां से खरीदना चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, भारत के नहीं। प्रधानमंत्री मोदी को इस पर सही जवाब देना चाहिए, लेकिन प्रधानमंत्री तो जवाब देंगे नहीं। प्रधानमंत्री तो खामोश है, बिल्कुल कुछ बोलेंगे नहीं। और जब बोलेंगे तो फिर वो बताएंगे कि नेहरू ने क्या किया था और इंदिरा गांधी ने क्या किया था, या उसके पहले आज से 400 साल पहले, 1000 साल पहले का इतिहास क्या हुआ करता था और उन्होंने कैसे पूरी व्यवस्था को सुधार कर रख दिया है। ये जवाब, और ये जवाब केवल चुनावी भाषणों में नहीं, यही जवाब उनका संसद में भी रहता है। लेकिन सवाल पूछा जा रहा है और बुरी तरीके से घिरे नजर आ रहे हैं। एआई इंपैक्ट समिट हुआ है, उसको लेकर भी पूरी दुनिया में किस तरीके से बदनामी हुई है भारत की। और केवल ऐसा नहीं कि वो एक गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने जो कुछ किया उसकी वजह से वहां व्यवस्था। कल ऋषि सुनक ने क्या कहा है, आपने देखा होगा, एक जगह इंटरव्यू दे रहे थे, कहे कि एआई सब कुछ सुधार सकता है दिल्ली के ट्रैफिक को छोड़ के। हाँ, दिल्ली हाँ, तो अब आप समझ लीजिए कि किस तरीके से अब दिल्ली छवि भारत की बनी है पूरी दुनिया में। मैं समझिए वो ट्रैवल ब्लॉग बहुत देखता हूँ, तो एक यहीं का ट्रैवलर है, वो दुनिया भर में जाता रहता है। उसके पास साउथ कोरिया से 2 ट्रैवलर्स आए, उसके मित्र जो थे, वहाँ साउथ कोरिया गया होगा वो, तो कह रहा था कि ये दोनों जो थे वो साउथ कोरिया मतलब भारत आना नहीं चाहते थे। और उनमें से एक कह रहा था कि मैं तो भाई बिल्कुल भारत नहीं जाऊँगा, बहुत ज़्यादा ख़राब छवि जो है भारत की है कि बहुत गंदगी है,
ट्रैफिक बहुत ख़राब है, ये सारी बातें। तो उसने कहा मैं इनको भारत जरूर घुमाऊंगा पूरा, ताकि इनके मन की बातें जो हैं वो कुछ धुलती हैं कि नहीं धुलती हैं। अब वो कितना धुलेंगी अब वो अगर गरीब लेकर आ जाए उनको दिल्ली में और AI समिट चल रही है और 6-6 घंटे जाम में खड़ा रहे, तो समझ में आ जाएगा कि वो जो धारणा मन में लेकर आए वो धारणा कहाँ रहेगी। और वहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 घंटे तक अपनी तस्वीरें खिंचवा रहे हैं। पूरा वहां सब कुछ बंद कर दिया गया है। जिन लोगों ने स्टॉल लगाए उनके स्टॉल चोरी हो गए वहां पर। तो ये इस तरीके का AI समिट, AI इम्पैक्ट समिट हो रहा है। तो बहुत ही शर्मनाक स्थितियों से गुजरना पड़ा इस समिट को लेकर, जो लोग वहां पर आए थे, और इसको लेकर जो पूरी दुनिया में भारत की छवि खराब हुई है। और यही नहीं, वहां पर और भी तमाम बातें रही हैं जिसको लेकर हम लोग चर्चा भी किए हैं और मीडिया में वो सारी चीजें आ भी रही हैं। लेकिन जो महत्वपूर्ण मुद्दा है कि किस तरीके से अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दबाव बनाकर अपने हित में बहुत सारे काम प्रधानमंत्री से करवा रहे हैं और प्रधानमंत्री देश के हितों को पूरी तरीके से गिरवी रख दिए हैं, ये आरोप विपक्ष लगा रहा है। इधर असम की राजनीति भी बहुत गर्माती जा रही है, चूंकि आने वाले दिनों में वहां भी विधानसभा चुनाव होने हैं। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व शर्मा अपने बयानों के चलते काफ़ी चर्चा में रहते हैं। एक ज़माने में कांग्रेस पार्टी के ही नेता हुआ करते थे और उन्होंने कहा कि उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया, इसलिए उन्होंने पार्टी छोड़कर कांग्रेस को वहाँ बर्बाद कर दिया, ये उनका दावा है। लेकिन कांग्रेस वहाँ बर्बाद नहीं हुई है। प्रियंका गांधी वहाँ पर चुनावी दौरे पर पहुंची हुई हैं। उन्होंने क्या कुछ कहा है और अब हिमंता बिस्व शर्मा के आरोपों को लेकर भी, और किस तरीके से वहाँ पिछले 10 साल से सरकार चल रही है उसको लेकर भी सुनते हैं एक बार प्रियंका गांधी को। जब हम चुनाव लड़ते हैं, राजनीति में नेता होते हैं, तो 2 तरह के नेता होते हैं। एक सकारात्मक नेता होता है, मतलब एक पॉजिटिव माइंडसेट का नेता होता है, जो आपको बताएंगे कि हम आपके लिए क्या करना चाहते हैं, किस तरह से विकास करना चाहते हैं, किस तरह से हम असम में बदलाव लाना चाहते हैं, हम असम की संस्कृति, हम असम की जो भावनाएं हैं उसको किस तरह से हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं। एक वो तरह की राजनीति होती है। और दूसरी ये होती है कि ध्रुवीकरण कराओ, एक दूसरे से लड़ाओ, किसी को एक दिन कोई गाली दे दो, किसी को दूसरे दिन किसी और को गाली दे दो, किसी के परिवार पर आक्रमण करो। तो ये हमारी राजनीति ना हुई है कभी और ना कभी होगी। और जिस तरह से गौरव जी और उनके परिवार पर आक्रमण हो रहा है, एक तरह से मुझे लगता है कि भारतीय राजनीति में और प्रदेश असम की राजनीति में एक मिसाल होना चाहिए कि ऐसी राजनीति गलत राजनीति है। किसी के बच्चों पे, किसी की परिवार पर इस तरह से वार नहीं होना चाहिए, और खास तौर से जब सारा गलत सारा झूठ है। और मेरे ख्याल से असम की जनता जानती है इन पे वार हो क्यों रहा है। वार इसलिए हो रहा है क्योंकि इनसे वो घबरा रहे हैं, क्योंकि वो घबरा रहे हैं ये देख के कि ये जो है एक सभ्य इंसान है, ये एक सकारात्मक इंसान है, ये एक दूसरी तरह की राजनीति लाना चाहते हैं जो एक्चुअली सच्चाई में असम की असली भावना है। देखो, अगर असम की जनता की असली भावना ये नहीं होती तो वो जुबिन गर्ग जैसे व्यक्ति से नहीं जुड़ती। जुबिन गर्ग जी ने हमेशा एकता की बात की, हमेशा प्यार की बात की, प्रेम की बात की, तो वो तो कोई भावना होगी ना जनता के दिल में। तो मेरे ख्याल से जनता भी इसको देख के कुछ हद तक ठीक है सुन लेगी, लेकिन उनको किसी को ये पसंद नहीं आएगी ये बात कि इस तरह की गलत बातें किसी के बारे। तो ये वहाँ पर हिमंता बिस्व शर्मा और उनकी सरकार के खिलाफ 21 सूत्रीय एक आरोप पत्र भी तैयार किया है कांग्रेस पार्टी ने, प्रियंका गांधी ने। जी 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 बिल्कुल समझिए, 20 सूत्री कार्यक्रम जो है, 20 सूत्री आरोप पत्र वो जारी किया है और सिंडिकेट राज का जो है आरोप लगाया है उन्होंने कि वहाँ सिंडिकेट राज चल रहा है और इसमें जो है राज्य प्रशासन पर भ्रष्टाचार में लिप्त होने और अल्पसंख्यकों में भय पैदा करने के लिए सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग का आरोप लगाया गया है। और असम प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अनुसार जो सांसद प्रद्युत बोरदोलोई हैं, उनकी अध्यक्षता में बनी समिति जो है उसने ये आरोप पत्र तैयार किया, जिसे गुवाहाटी के मणवेंद्र शर्मा कॉम्प्लेक्स में आयोजित कार्यक्रम में
ये जारी किया गया। जो आरोप उसमें लगाए गए हैं उसमें कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि 1 दशक के शासनकाल के बावजूद भाजपा सरकार 6 आदिवासी समुदायों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिलवाने और चाय बागान श्रमिकों की दैनिक मजदूरी बढ़ाकर 351 रुपये करने के अपने वादे पूरे करने में विफल रही है। और गौरव गोगोई ने कहा है कि प्रियंका वाड्रा जो है असम की जनता की भावनाओं को समझने के लिए आई हैं। ये सारी बातें इसमें आई हैं। वही है कि 20 आरोपों की एक सूची उन्होंने पेश की है और बहुत सारे आरोप हिमंता बिस्व शर्मा पर लगते भी रहे हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंच गया था, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने सुनने से मना कर दिया। किस तरीके से सांप्रदायिक बयान उन्होंने दिया था, जिसको एक सांप्रदायिक विरोध बढ़ता। बहरहाल यहाँ बहुत सारी खबरें, उत्तर प्रदेश में भी राजनीति बहुत गरमाई हुई है और इस समय सबसे ज़्यादा किस तरीके से सरकार के भीतर, बीजेपी की जो सरकार है वहाँ सरकार के भीतर ज़बरदस्त उठापटक चल रही है। कल भी हम लोगों ने बताया कि ब्रजेश पाठक ने कैसे उन शंकराचार्य के समर्थन में सीधे दिखाई पड़ रहे हैं और उधर दोनों डिप्टी सीएम शंकराचार्य के समर्थन में हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शंकराचार्य पर कैसे बिल्कुल गुस्सा अपना उतार रहे हैं। विधानसभा के भीतर भी उन्होंने अपना गुस्सा उतारा है, लेकिन बीजेपी के तमाम और नेता इस पूरे विवाद में कूद गए हैं। पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं बीजेपी के लक्ष्मीकांत वाजपेयी और बहुत ही चर्चित नेता रहे हैं। हालांकि बहुत दिनों तक उनको साइडलाइन कर दिया गया, फिर से वो राज्यसभा में मुख्यमंत्री के दावेदार थे। जी हाँ, मुख्यमंत्री पद के दावेदार थे। ये भी जी बिल्कुल। जिस समय वहां पर बीजेपी को लोकसभा चुनाव में वही प्रदेश अध्यक्ष थे और जो बड़ी जीत हासिल हुई थी, उतनी बड़ी न तो कभी उससे पहले मिली थी और न उसके बाद मिली है। तो मिलेगी। खैर हम क्या ही कहें, ये नहीं कह सकते। बिल्कुल जो कुछ भी हो देखते हैं क्या होता है, लेकिन अभी तक वो मतलब सबसे बड़ी जीत थी भारतीय जनता पार्टी की। उसके बाद उनको प्रदेश अध्यक्ष पद से ही नहीं हटाया गया बल्कि पूरी तरह से साइडलाइन कर दिया गया था। अब कुछ दिनों पहले उन्हें राज्यसभा भेजा गया है, लेकिन शंकराचार्य के अपमान पर, उनके साथ उनके जो शिष्य थे जिनको बटुक कहा जाता है, उनके अपमान पर वो भी साथ दिखाई पड़ रहे हैं दोनों डिप्टी चीफ मिनिस्टर्स के। सुन लेते हैं क्या कहा है लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने। किसी के शरीर पर हाथ लगाना अकारण ही महापाप है, चोटी खींचना तो दूर की बात। आपको लगता है कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने चोटी खींची है? नहीं, जिन्होंने किसी के शरीर को असॉल्ट किया है और नियम विरुद्ध असॉल्ट किया तो उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। आज बटकों की पूजा भी की है डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। आपको क्या लगता है कि एक नई धारा शुरू हुई, पहले बटकों के लिए उन्होंने कहा है कि महापाप हुआ, फिर उन्होंने नहीं, पूजा करना किसी का भी व्यक्तिगत इशू है। जिसकी जहाँ जैसी श्रद्धा हो, जैसी परिस्थिति उसके अनुसार वो पूजा करता, तो उसमें किसी को रोका नहीं। पाप दिया गया है, लेकिन कब तक कार्रवाई की जाएगी अगर पाप हुआ? अब इस संबंध में तो हमसे बड़े हैं, आदरणीय उप मुख्यमंत्री जी हैं, उन्होंने कार्रवाई करने का, कराने का अधिकार उनके पास है। आप भी ये मांग करते हैं कि कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने बटकों की चोटी खींची है? मेरा कुल मिलाकर इतना कहना, किसी के शरीर पर हाथ लगाना गैर कानूनी है बिना किसी कारण। शंकराचार्य पर लगातार सवाल उठाया जा रहा है, उस पर मुझे अभी कुछ नहीं कहना, मुझे कुछ नहीं कहना। तो बहुत बच के बयान दे रहे हैं। अब उनको लग रहा है कि अब पता नहीं क्या कुछ हो, क्योंकि काफ़ी दिनों तक निर्वासन में एक तरीके से रहे लक्ष्मीकांत वाजपेयी। उनका निर्वासन तमाम विपक्षी नेताओं को खल गया। वो लोग बहुत संवेदना व्यक्त करने लगे, लेकिन जिस तरीके से दे रहे हैं सीधे कह रहे हैं। और ब्रजेश पाठक पर भी सवाल उठा दिए कि भाई कार्रवाई होनी चाहिए, वो ये तो वही तय करेंगे। हाँ, वो कार्रवाई होनी चाहिए, वही तय करेंगे। समीर जी, मैं उत्तर प्रदेश विधानसभा की जो लाइब्रेरी है उसमें गया, 2006 या 2007 की बात होगी, मतलब उसी के आसपास। तो वहाँ जो एक लाइब्रेरियन थे वो कह रहे थे कि जो यहाँ विधायक आते हैं उनमें एक तो हुकुम सिंह का नाम लिया कि वो आते थे बीजेपी वाले, और एक लक्ष्मीकांत वाजपेयी। ये दो लोग आकर यहाँ बैठकर मतलब डॉक्यूमेंट्स निकालना, पढ़ना, ये सब काम करते थे। बीजेपी के लोगों में दो के उस समय नाम उन्होंने लिए। तो अब क्या आवश्यकता है भाई, अगर लक्ष्मीकांत वाजपेयी लाइब्रेरी में जाकर पढ़ेंगे विधानसभा की या लोकसभा की लाइब्रेरी में जाकर पढ़ेंगे तो फिर एंटायर पॉलिटिकल साइंस में एमए कैसे करेंगे? तो अब तो स्थान है एंटायर पॉलिटिकल साइंस में एमए करने वाले लोगों का है। हाँ, बिल्कुल। अब वहाँ पर जगह तो उनको मिलनी है, प्रमोशन उनका होना है। या जिस तरीके से अब हरदीप सिंह पुरी को बताया जा रहा है कि मांग की जा रही है, विपक्ष के नेता मांग कर रहे हैं कि भाई आप हटा नहीं सकते तो नाम ही दे दीजिए, उनको डिप्टी पीएम बना दीजिए। अब कहीं ऐसा भी ना हो कि ये डिमांड होने लगे कि अब आप उन्हीं को पीएम बना
दीजिए। बहरहाल अब ये इसको लेकर उत्तर प्रदेश की राजनीति बहुत जबरदस्त तरीके से गर्म है और बीजेपी के भीतर जो कुछ उथल पुथल दिख रही है वो एकदम सतह पर आ गई है। वहीं बिहार में भी सरकार घिरी नजर आ रही है। विधानसभा में कानून व्यवस्था को लेकर आरजेडी ने हमला बोला है। पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी नेता राबड़ी देवी क्या कह रही हैं, सुनते हैं उन्हें। तो कब राबड़ी देवी वहां पर बिहार की सरकार भी पूरी तरीके से घिरी नजर आ रही है। हालांकि कानून व्यवस्था पर पहले भी सवाल उठ रहे थे, सवाल अभी भी उठ रहे हैं। अब सवाल ये कब तक उठेंगे, क्योंकि सरकार तो फिर बन गई और ज्यादा बहुमत के साथ, लेकिन सवाल तो बने रहेंगे क्योंकि कानून व्यवस्था पर वहां की स्थिति अभी भी बहुत खराब है और बार बार इसको लेकर सदन में भी चर्चा हो रही है। विपक्षी नेता आरोप भी लगा रहे हैं, लेकिन कानून व्यवस्था की स्थिति में कोई परिवर्तन होता नहीं दिख रहा है। बदलती है या नहीं बदलती, कोई परिवर्तन होगा या नहीं होगा, इस पर नजर रहेगी, लेकिन विपक्ष इस सवाल को उठा रहा है। पर जो महत्वपूर्ण मुद्दा है वो ये है कि किस तरीके से घिरे हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर दोहरा दिए हैं 76वीं बार कि हमने डील कराई और डील की वजह से ट्रेड का हमने डर दिखाकर, व्यापार का डर दिखाकर, टैरिफ का डर दिखाकर ऑपरेशन सिंदूर को रुकवा दिया है। अब क्या प्रधानमंत्री जवाब देंगे इसका? विपक्ष पूछ रहा है, लेकिन ये जवाब मिलेगा या नहीं मिलेगा ये बड़ा सवाल है। कई सारे मुद्दे हैं, जवाब क्यों नहीं मिल रहा है उस पर भी बातें हो रही हैं। अब 9 मार्च से जब संसद की कार्यवाही एक बार फिर शुरू होगी, बजट सत्र का दूसरा भाग, निश्चित तौर पर विपक्ष की कोशिश होगी कि इन सवालों का जवाब वो फिर से पूछे प्रधानमंत्री से। देते हैं या नहीं देते हैं ये सब हम आपको बताते रहेंगे। बने रहिए डीबी लाइव के साथ। इस कार्यक्रम को अब यहीं समाप्त करते हैं। मुझे और अमलेंदु उपाध्याय को दीजिए अनुमति। नमस्कार।